बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। और आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को हमने तीन लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। और सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम जिस इनिशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द रेड क्लिफ अवार्ड। और इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले ये है कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रेड क्लिफ अवार्ड है क्या, उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि उस वक्त क्या हालात थे और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या वजूहात थी, और इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो रेड क्लिफ अवार्ड था वो था क्या, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आखिर में हम इसके रिज़ल्ट्स यानी इसके नतायज को डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे कि जब ये रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हो गया तो उसके बाद उसके क्या नतायज निकले थे। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम रेड क्लिफ अवार्ड को, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली रेड क्लिफ अवार्ड जो था वो एक अवार्ड था जो अनाउंस किया गया था साइरल रेड क्लिफ की जानिब से। अवार्ड ऑन द डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज, यानी इंडिया और पाकिस्तान जब ये तय हो गया कि उनकी पार्टीशन करनी है, उनको अलग करना है, तो जो डिमार्केशन हुई थी कि यानी ये जो एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान के अंदर होंगे और ये जो एरियाज़ हैं वो इंडिया के अंदर होंगे। तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिमार्केशन हुई थी, ख़ास करके पंजाब जो हमारा प्रोविंस है उसके अंदर, और बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर जो डिमार्केशन हुई थी कि यानी ये जो एरियाज़ हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और ये जो एरियाज़ हैं वो इंडिया का हिस्सा हैं। तो इसके ऊपर एक जो है अवार्ड अनाउंस हुआ था, यानी ये तय हुआ था कि ये जो एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान के हो जाएंगे, इंडिया के हो जाएंगे ऑन द 17th of August 1947। और जिसको जाना जाता है रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से। अब इसको रेड क्लिफ अवार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइरल रेड क्लिफ जो था, इन्होंने जो एक कमीशन बनाया गया था जिसने ये डिसाइड किया कि कौन से एरियाज़ पाकिस्तान के होंगे, कौन से एरियाज़ इंडिया के होंगे। तो उसके जो हेड थे, जो उसको चेयर कर रहे थे, वो साइरल रेड क्लिफ थे, जिसकी वजह से इस जो अवार्ड है इसको जाना जाता है रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से। और ये एक बैरिस्टर थे, यानी एक लॉयर थे हम कह सकते हैं, जिन्होंने इस कमीशन को हेड किया था और ये जो अवार्ड है उन्होंने अनाउंस किया था, और जिसकी वजह से हम इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। तो इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि ये रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस क्यों किया गया था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर और पहली वीडियोस के अंदर हमने 3 जून प्लान डिस्कस किया है, जिसको माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है। उस प्लान के अंदर ये प्लान दिया गया था कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर पार्टीशन होगी, अगर पाकिस्तान को इंडिया से अलग किया जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें होंगी जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा, और किन किन कंडीशंस को सामने रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जाएगा। तो उसमें से एक पॉइंट ये था कि जो पंजाब और बंगाल है ना, उसकी जो असेंबलीज थी, क्योंकि पंजाब के अंदर मुस्लिम्स भी थे और नॉन मुस्लिम्स भी थे, हालांकि मेजॉरिटी जो बंगाल के अंदर की थी ओवरऑल अगर देखें तो मुस्लिम्स की थी, पंजाब के अंदर देखें तो वो भी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। लेकिन जो है वो 3 जून प्लान के अंदर ये तय किया गया कि जो पंजाब और बंगाल की असेंबलीज़ हैं, जो उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, वो तय करेंगी कि उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या फिर इंडिया के साथ ही रहना है। तो पंजाब और बंगाल की असेंबलीज़ के अंदर जो मेजॉरिटी वोट था वो पाकिस्तान के हक़ में आया, यानी पंजाब के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, और बंगाल के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ नॉन मुस्लिम्स जो थे और उन एरियाज़ के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि कुछ एरियाज़ जो थे वो ये चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और कुछ इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे। तो उसके लिए दो सेपरेट कमीशंस बनाए गए। कमीशंस क्या थे? मतलब दो जो है वो ग्रुप बनाए गए लोगों के, जिन्होंने डिसाइड करना था कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान को जाएंगे और कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो इंडिया को जाएंगे। और ये कमीशंस बनाए गए डिमार्केशन, डिमार्केशन यानी वो मार्क करेंगे कि कौन से एरियाज़ पाकिस्तान के होंगे, कौन से एरियाज़ इंडिया के होंगे ऑन द 30th June of 1947।
30 जून 1947 को ये कमीशंस बनाए गए। और इस कमीशन को जो हेड थे, जो इसके चेयरमैन थे दोनों कमीशंस के, वो थे साइरल रेडक्लिफ। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ही वाज अ ब्रिटिश लॉयर और जॉइंट चेयरमैन था। तो ये जो थे उसके चेयरमैन थे उस कमीशंस के। जो दो कमीशंस थे, एक ने ये डिसाइड करना था कि बंगाल के कौन से हिस्से पाकिस्तान के साथ जाएंगे और कौन से हिस्से इंडिया के साथ जाएंगे। और दूसरे कमीशन ने ये डिसाइड करना था कि पंजाब के कौन से हिस्से पाकिस्तान को जाएंगे और कौन से इंडिया को जाएंगे। और उन दोनों का जो चेयर कर रहा था, जो हेड था उन दोनों का, वो था साइरल रेडक्लिफ। और जब ये असेंबलीज ने ये मतलब कि पास किया कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, या फिर कमीशंस बनाने की बात हुई कि कौन से हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान को जाएंगे, कौन से हिस्से जो हैं वो इंडिया को जाएंगे, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक प्रपोज़ल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आप कमीशंस बनाएं ये इम्पार्शल होने चाहिए, यानी इसके इनके ऊपर किसी का भी असर रसूख ना हो, और ये जो हैं वो एक जो इम्पार्शल डिसीजन दें, यानी जिसमें किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और ये जो कमीशन थे वो चाह रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ये चाह रहे थे कि ये जो कमीशन है ये यूनाइटेड नेशंस बनाए, ताकि इसके ऊपर किसका भी असर रसूख ना हो। तो ये उनकी एक डिमांड थी। दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि जो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल है, यानी जो बरतानिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, या तो फिर ये वो कमीशन बनाए। लेकिन जो माउंट बेटन थे, उन्होंने ये बात जो थी, कायदे-ए-आज़म का ये प्रपोज़ल जो था, उसको मानने से जो है माउंट बेटन जो उस टाइम के वाइसरॉय थे, उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि माउंट बेटन के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे कांग्रेस के साथ, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर कांग्रेस का असर और रसूख ज़्यादा था। तो उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो रेडक्लिफ थे, उनको हेड लगा दिया। किसका? कमीशन का हेड लगा दिया। उसके पीछे वजह ये थी कि रेड क्लब जो थे वो कभी भी इंडिया में नहीं आए थे। उसको यहाँ की ज्योग्राफी का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ के ट्रेडिशंस का कुछ पता नहीं था। तो माउंट बेटन कुछ कोई ऐसा बंदा लाना चाह रहे थे जिसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर सकें, जिसके ऊपर मतलब कि बंदा तो ज़ाहिरी ज़ाहिरी तौर पर वो हो कि उसने डिसीजन लिया है, उसने जो बाउंड्रीज हैं वो दिमाग की हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस कौन करेगा उसे? लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है वो रेड क्लिफ को चुना। रेड क्लिफ को जो है उन्होंने चूज़ किया कि वो जो है बाउंड्री कमीशन को हेड करें, ताकि जो माउंट बेटन है वो अपनी मर्जी के फैसले कर सकें, और इस ये जो बाउंड्री कमीशन है उसके भी जो फैसले हैं वो माउंट बेटन कर पाएँ। तो इस वजह से रेड क्लिफ को उन्होंने चूज़ किया। अब ये जो अवार्ड अनाउंस हुआ जो 17 अगस्त 1947 को, जिसे हम रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं, उसके अंदर क्या हुआ कि जो पंजाब के कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर तय ये हुआ था 3 जून प्लान में कि जिन एरियाज़ में मेजॉरिटी मुस्लिम्स होंगे, तो वो एरियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान को जाएंगे, और जिन एरियाज़ में मेजॉरिटी हिंदूज़ होंगे वो एरियाज़ इंडिया को जाएंगे। लेकिन पंजाब के जो कुछ एरियाज़ थे जिनमें गुरदासपुर था, फ़िरोज़पुर था, और डिस्ट्रिक्ट्स जो गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट्स थी, और उसके अलावा ज़ीरा और फ़जीला तहसील्स थे, उनके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एरियाज़ थे वो जो है वो किसको दिए गए? इंडिया को दिए गए। सो दिस वाज द अवार्ड के जो रेड क्लिफ ने जो अवार्ड अनाउंस किया कि कौन से एरियाज़ पाकिस्तान को जाएंगे, कौन से एरियाज़ इंडिया को जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर था पंजाब के अंदर, उन्होंने ये किया कि पंजाब के अंदर जो गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये जो एरियाज़ हैं ये इंडिया को दिए। अब ये क्यों दिए, हम इसको भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा ज़ीरा और फ़जीला जो तहसील से, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी तहसील से, लेकिन ये भी जो है वो उन्होंने इंडिया को दे दिए। और ऐसा भी नहीं था कि ये बिल्कुल बीच में थे, ये बिल्कुल पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ थे। ये गुरदासपुर ये पाकिस्तान है और ये बिल्कुल पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है जोग्राफिकली भी ये जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये जो एरियाज़ हैं ये इंडिया को दे दिए। और बंगाल के अंदर क्या हुआ? बंगाल के अंदर उन्होंने ये किया कि जो कलकत्ता, जो आजकल कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी जो है उन्होंने इंडिया को दे दिया। और उसके अलावा मुर्शिदाबाद और नादिया एरियाज़ थे, उनके जो कुछ एरियाज़ थे
जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुर्शिदाबाद और नादिया एरियाज़ में जो थे, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये किसको दे दिए? इंडिया को दे दिए। अब जो कलकत्ता था उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा थी। उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो इनजस्टिसेस हुए इस रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से, इससे क्या हुआ कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनिशिएट हुए। सिर्फ इस जो ये डिमार्केशन के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जो आज तक पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो हैं वो मसाइल दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो फेस कर रही हैं। तो और उसके अलावा जो गुरदासपुर के अंदर एक तहसील था, बटाला और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर आपने सुना होगा, उसमें उसके अंदर 55% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अमृतसर के अंदर 60% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये एरियाज़ इंडिया को दिए गए। अब ये जो अवार्ड थे, इसके अंदर एक मेंबर था, और उस मेंबर का नाम था जस्टिस मुनीर अहमद। और जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ 17 अगस्त को, तो उन्होंने कहा कि ये जो एरियाज़ हमने ओरिजिनल प्लान बनाया था रेड क्लिफ, और जो उस कमीशन ने जो प्लान बनाया था कि ये जो एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, सरप्राइजिंगली व्हेन द अवार्ड वाज अनाउंस्ड दीज एरियाज़ वर गिवन टू इंडिया। लेकिन वो हैरान थे कि जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ तो उसके बाद ये जो एरियाज थे ये इंडिया को दिए गए। तो इससे ये साबित होता है कि जो माउंट बेटन और जो कांग्रेस थे उनका इन्फ्लुएंस इस कमीशन के ऊपर ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये जो एरियाज जो पाकिस्तान को देने चाहिए थे, लेकिन ये उसके बावजूद कि कमीशन के अंदर ये डिसाइड किया गया कि ये जो एरियाज हैं पाकिस्तान को जाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो एरियाज थे ये इंडिया को दिए गए। अब इससे नतायज क्या निकलते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि ये जो इनजस्टिस हुए रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर, उसके क्या नतायज निकले। सबसे बड़ा मसला जो आपने भी सुना होगा और आज तक चल रहा है, वो है कश्मीर का इशू। कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट्स क्या थी वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन कश्मीर जो था, कश्मीर का एरिया आप समझ लें, ये जो मसला पैदा हुआ उसकी उनकी बहुत सारी जो अहम वजूहात थी, उनमें से एक वजह ये थी कि ये जो गुरदासपुर और का जो एरिया था पंजाब के अंदर, ये इस जगह पर ये दिया गया इंडिया को, हालांकि इसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। क्यों दिया गया इंडिया को? क्योंकि कांग्रेस ये चाह रहे थे कि उनको कश्मीर की तरफ से कश्मीर जो है उस तरफ कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। इंडिया से अगर आप कश्मीर जाते हैं तो इंडिया से कश्मीर की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, वो है गुरदासपुर के थ्रू, और कोई रास्ता नहीं जाता, क्योंकि माउंटेनियस यहाँ पर ये पहाड़ी एरियाज़ हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, जिसकी वजह से कोई भी ज़मीनी रास्ता अगर गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता, तो फिर कोई भी इंडिया का कश्मीर के साथ ज़मीनी रास्ता ना होता, जिसकी वजह से इंडिया ने और जो माउंट बेटन ने कांग्रेस के साथ मिलकर ये जो गुरदासपुर का एरिया था वो इंडिया को दे दिया। अगर इंडिया को ना मिलता तो इंडिया का कश्मीर के साथ कोई भी ज़मीनी राब्ता ना होता, और अगर ज़मीनी राब्ता ना होता तो वो उसके ऊपर कब्ज़ा करने के भी काबिल ना रहते। तो कश्मीर का जो मेन इशू है उसकी वजह यह भी है कि जो गुरदासपुर का जो एरिया था जो पंजाब के अंदर है, जो एक वाहिद रास्ता था इंडिया के लिए कश्मीर तक, ज़मीनी रास्ता जो था वही वाहिद था, तो वो भी जो है वो इस इन्फ्लुएंस के अंदर आकर जो है वो इंडिया को दे दिया गया, कांग्रेस के इन्फ्लुएंस के अंदर, क्योंकि उनके अज़ाइम कुछ शुरू से ही इस तरह के थे कि कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया जा सके। तो कश्मीर का मसला भी इसी वजह से पैदा हुआ। अगर इंडिया के पास ये जो ज़मीनी रास्ता है वो ना होता तो शायद आज कश्मीर का मसला ना होता। और जो कलकत्ता जो इंडिया के अंदर अब आज हम जिसे कलकत्ता कहते हैं, तो ये जो था ये इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी था, यानी उसके अंदर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे, और ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी था इंडिया का। और जो बंगाल है जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, तो उसके जो अंदर ज़्यादातर फार्मर्स थे, वहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते थे। और जब फार्मिंग होती थी तो जैसे आपने कॉटन की फार्मिंग की, यहाँ पर जूट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो कॉटन की फार्मिंग की, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी। तो इंडस्ट्रीज़ क्या थी? वो इंडस्ट्रीज़ उस कॉटन को, मिसाल दे रहे हैं हम
कि उस कॉटन को क्या करती थी, कपड़ा बनाती थी, और दूसरी जो है वो टेक्सटाइल की जो चीज़ें हैं वो बनाती थी। लेकिन कोलकाता इंडस्ट्रियल सिटी था और बंगाल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन वो जो कलकत्ता था वो भी इंडिया को दिया गया। अब उसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि जो मुस्लिम्स की थी पॉपुलेशन वो कम थी और हिंदूज़ की पॉपुलेशन कलकत्ता के अंदर ज़्यादा थी। इस वजह से हमने ये जो कलकत्ता है वो इंडिया को दे दिया। लेकिन लेकिन अगर हम गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर, अमृतसर इनको देखें तो इनमें क्या हुआ था, इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंडिया को दे दी गई। और यहाँ पर क्या था, मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़रूरी था, बंगाल के लिए ये ज़रूरी था, ये इम्पोर्टेंट था उसकी तरक्की के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तो ये उसके बावजूद कि उसके अंदर 25% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसके अंदर 60% आउटकास्ट हिंदूज़ थे। आउटकास्ट हिंदूज़ जिस वो हिंदूज़ हैं जो हिंदुइज़्म के अंदर जिन्हें अछूत कहा जाता है, यानी उसके उनके साथ खाना पीना, उनके साथ रिश्तेदारी, उनको छूना, उनको टच करना, वो भी जो कोई उनको टच करता है तो वो हिंदुइज़्म से बाहर हो जाता है। तो जो अछूत से वो भी ये चाह रहे थे कि जो 60% पॉपुलेशन थी जिनकी, वो भी ये चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान की तरफ जाएं। लेकिन लेकिन क्योंकि उनके अज़ाइम कुछ इस तरह के थे जिसकी वजह से ये जो है ये भी इंडिया को दे दिया गया। उसके बाद जो दूसरा मसला इस रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से पेश आया वो ये था कि जो पंजाब के अंदर जो मुसलमान रहते थे, जो मेजॉरिटी एरियाज़ में जिनके अंदर मुसलमान रहते थे, क्योंकि वो एरियाज़ जब इंडिया को मिल गई तो वहाँ के अंदर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी जो है पाकिस्तान की तरफ। तो इससे बड़ा मसला ये हुआ कि ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन यानी 65 लाख लोगों ने जो है वो माइग्रेशन की पाकिस्तान की तरफ। तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। एक तो उनकी सेटलमेंट के मसाइल पैदा हुए कि अगर वो पाकिस्तान में हिजरत करके आ भी गए तो अब उनके पास घर नहीं था, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। और ये तो सबसे बड़ा मसला था, और उसके साथ ये मसला हुआ कि जो माइग्रेशन करके जो मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ आ गए उनको जो है उनको कत्ल किया गया, उनके साथ जो औरतें थीं उनका रेप किया गया, उनके बच्चों को मारा गया। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह बेगुनाह कत्ल किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मुस्लिम एरियाज़ से वो इंडिया को चले गए। अगर वो मुस्लिम एरियाज़ पाकिस्तान को मिलते तो फिर ये शायद इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन की ज़रूरत भी ना पड़ती। तो ये भी एक बड़ा मसला था जो है रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से जो पैदा हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेड क्लिफ अवार्ड। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो दूसरे इनिशियल प्रॉब्लम्स थे, जिस तरह प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम था और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे, वाटर क्राइसिस, पानी का मसला था, उन सब इश्यूज़ को हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।